ऑल राइट, अब अपन देखने वाले हैं एक और मैकेनिज्म जो होती है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन देखने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये बना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और तुम्हारे पास बेसिकली इस तरह की चीज बन जाएगी। ठीक है, ये होता है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को रिप्लेस किए जा रही है यहां पे एक स्पीशीज। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, तो इसके ऊपर मैकेनिज्म दो तरह की हो सकती है। ठीक है ना, पहला मैकेनिज्म ए जो है, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, कि तुम्हारा ये जो है इस पे पहले एनयू अटैक करता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुम्हारा रहता है। मतलब यहां पे जो होगा उसके अकॉर्डिंग रेट तुम्हारी होगी। तो ये इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसके ऊपर तुम्हारा ई प्लस जो है यूजुअली वाटर रहता है, वो आके इस तरह टाइम पास करके चला जाता है। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म है मैकेनिज्म बी। मैकेनिज्म बी क्या बोलता है कि तुम्हारा ये जो लोन पेयर है ना, ये यहां पे रिएक्शन शो करता है और इस तरह की एक तुम्हारे पास स्पीशीज बनती है और यहां पे ये इस तरह की रेजोनेंट स्ट्रक्चर एक बनाता है इसके साथ, कुछ इस तरह की, जिसके साथ ये NU माइनस जो है ये रिएक्ट करता है यहां पे जाके और ये तुम्हारी RDS रहती है और तुम्हारा कंपाउंड बन जाता है। दो मैकेनिज्म प्रपोज की गई है। ठीक है ना, अब यहां पे H2O का एडिशन क्यों किया जाता है, जो H प्लस का एडिशन हम करते हैं ना तो कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जैसा तुम यहां देख ही सकते हो, तो इसलिए ज्यादा यील्ड होती है। ये भी एक मैकेनिज्म रहती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर, जिसको बोला जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो वो कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन दिस, विच इज ग्रेटर देन दो रिंग्स वाला ये। ठीक है, तो इसका अगर अपन समझने की बात करें, न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करेगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो है, अगर अपन इसकी बात अगर करें, यहां पे क्या हो रहा है, फेनाइल रिंग जो है, फेनाइल रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और भेज रहा है इधर, और ज्यादा भेज रहा है। ठीक है ना, और ज्यादा भेज रहा है, तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है ये कार्बन रिलेटिवली, और यहां पे कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। यहां पे भी देखो, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये यहां इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना, तो इसलिए यहां पे इस तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहां पे रिएक्शंस किस तरह के होते हैं। तो एक अपना होता है रिएक्शन विद HCN, जो अपन देखेंगे नीले इस कलर में, है ना, ग्रीनिश येलो कलर में हम देखेंगे। रिएक्शन विद HCN की अगर अपन बात करें, इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो HCN है ना, पहली बात तो OH माइनस रिएक्ट करके CN माइनस बना देगा, और ये CN माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये तुम्हारा अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ये जाएगा और तुम्हारा इस तरह की चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका H प्लस आपको ऐड करना रहेगा, है ना, इसको सियानोहाइड्रिन बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक है, बना दिया ये चीज। तो ये कहीं भी हो, आपके कुछ भी कंपाउंड हो, इसमें इस तरह से CN आप ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं रिएक्शन लिख रहा हूं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ये कई बार आ जाता है कि तुम्हारे पास अगर CN ग्रुप है, उसमें तुमने H3O प्लस डाला या हाइड्रोलाइसिस किया है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया रिलीज हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में होनी चाहिए याद आपको रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कई बार आता है ना। अब अपन देखते हैं सेकंड RMGX के साथ रिएक्शन। तो ये मैंने तुम्हें ज्यादा डिटेल में RMGX वाले चैप्टर में ही बता रखी है, बट बेसिकली ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम बोलोगे यार RMGX क्या होता है भाई, मेरे को बताओ। तो कुछ भी नहीं होता है, ये एक चीज होती है जो तुम आगे पढ़ोगे, इसके ऊपर एक वीडियो है ऑलरेडी। तो ये बेसिकली एक एल्कोहल बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिग्री कहाँ बन रहा है, 1 डिग्री कहाँ बन रहा है, वो सब तुम उस चैप्टर में जाके देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, कवर किया है, लेकिन आगे अभी मैं बताऊंगा तुम्हें समझ में आएगा नहीं, मतलब क्या निकलेगा, राइट। अब होता है एक SN2TH। SN2TH एक रहती है रिएक्शन,
इसका मीनिंग है बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत लंबा नाम है, विया टेट्राहेड्रल कार्बन। टेट्राहेड्रल कार्बन ये, ठीक है ना, बायोमोलिकुलर के लिए 2, न्यूक्लियोफिलिक के लिए ये, सब्स्टिट्यूशन के लिए S, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की, ठीक है ना। मतलब कि ये सब, जैसे ये तुम्हारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा एनहाइड्राइड, ओके। ये हो गया तुम्हारा एस्टर, अरे हटाओ, पूरा वापस से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस्टर तुम्हारा हो गया ये, और फिर तुम्हारा हो गया अमाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। इसको न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब मैं तुम्हें इसके मैकेनिज्म लिख के बताता हूं कि भाई कैसे एग्जैक्टली रिएक्शन कैरी आउट होती है, इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर वगैरह क्या रहती है, सब बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे ये तुम्हारा है कंपाउंड, इसमें यहाँ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, इस जगह पे, और ये O के ऊपर चला जाता है चार्ज तुम्हारा। तो कुछ इस तरह की एक स्पीशीज बनती है आपकी, न्यूक्लियोफाइल ऊपर, लिविंग ग्रुप यहाँ पे O माइनस, ये O माइनस यहाँ आता है और ये चला जाता है, और क्या बनता है तुम्हारा, इस तरह का स्पीशीज बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, ये देखो, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, SN2TH, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑफकोर्स ऑर्डर्स हैं कि तुम्हारी जो बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो ज्यादा होनी चाहिए लिविंग ग्रुप से, मतलब बेसिकली लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, तो वो तुम्हें पता ही है क्या उसमें होता है, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स SN2TH, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह का रहेगा कि, अरे नए पे ही बना देते हैं यार, एसिल क्लोराइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एनहाइड्राइड से, विच इज इवन मोर रिएक्टिव देन एस्टर, विच इज मोर रिएक्टिव देन अमाइड। अब यहां पे तुम्हें प्योरली देखना है कि भाई इनमें लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ क्या है। तो यहां पे क्लियरली ये दिख रहा है कि तुम्हारी लिविंग ग्रुप स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा ग्रुप लीव करता है और यहाँ पे तुम्हारा OR लीव करता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा लीव करता है NH2। तो इनमें देखो कि वीक बेस कौन सा है, जो वीक बेस होगा ना वो तुम्हारा बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अपन अगर बेसिसिटी कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास ऑर्डर रहेगा, मतलब ये अपने लिविंग ग्रुप्स है बेसिकली। तो इसमें तुम बेसिसिटी का ऑर्डर देखोगे ना वो कुछ इस तरह से आता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एसिडिटी का ऑर्डर अगर देखो, HCl वेरी वेरी गुड एसिड, HCO, RCOH एसिटिक एसिड अच्छा एसिड है, ROH थोड़ा वीक एसिड है, और NH3 तो बहुत ही वीक एसिड है। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, यानी कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये है। समझ गए? तो इस तरह से लॉजिकली सोचना होता है, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ जिस बच्चे ने याद कर रखी उसको इन सबका ऑर्डर पता है, उस बंदे को ये डराइव हो जाएगा और उस बंदे को ये डराइव हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत तक नहीं है। बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि एसिल क्लोराइड में सबसे ज्यादा होता है, फिर एनहाइड्राइड में, फिर आपका एस्टर में, फिर आपका अमाइड में। अब यहाँ पे तुम ध्यान रख सकते हो, एक ट्रिक भी है कि ROCl का याद रखो सबसे ज्यादा होता है, कि ROCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा याद रख लो। फिर तुम्हारे पास 3 ऑक्सीजन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर 2 ऑक्सीजन वाला, फिर 1 ऑक्सीजन वाला, ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब एक मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है ना। सरप्राइज ये है कि ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन गलत है, क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिविंग ग्रुप वाला नहीं है। ये चीज जिसने बच्चे ने सोची ना वो बच्चा बहुत होशियार है। तुम में से अगर कोई बच्चा सोच पाया हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत था। पर मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि याद करने के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, इससे तुम याद रख पाओगे। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग। अगर अपन देखें तो वहां पे कुछ इस तरह का तुम समझ सकते हो कि यहां पे क्या है, ये तुम्हारा जैसे डोनेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पे 2p ऑर्बिटल है, यहां पे 3p ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन पे और ये क्लोरीन पे। फिर तुम देखो इसको, देखो यहां पे 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। तो हो क्या रहा है, यहां पे रिलेटिवली लेस डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो यहां पे डेल्टा प्लस जो है ना वो ज्यादा होगा, और यहां पे अच्छे से रेजोनेंस हो रही है, तो यहां पे अच्छे से आपका जो ये जो डेल्टा प्लस है ना यहाँ पे कार्बन के ऊपर, वो
इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे तुम्हारी डिलोकलाइजेशन कम हो रही रिलेटिवली, तो तुम्हारा डेल्टा प्लस अच्छा होगा, लेकिन यहां पे डिलोकलाइजेशन कैंसिल होगी, आगे और ज्यादा है। RCONH2 में तो भाई इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑलमोस्ट होती है, तो यहाँ पे इतना ज्यादा डेल्टा प्लस नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। न्यूक्लियोफाइल इंटरेस्ट लेगा इसमें क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, इन ऑर्बिटल्स की साइज डिफरेंट है तो इसलिए रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा बेटर न्यूक्लियोफाइल इंटरेस्ट शो करेगा। ये असली एक्सप्लेनेशन इसका है, लॉजिकल। ठीक है, समझ गए हो गया होप। अब अपन आते हैं नेक्स्ट SN2TH ऑफ COOH। ठीक है, SN2TH ऑफ COOH की अगर अपन बात करें तो पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है ना, तो एसिड हैलाइड बनते कैसे हैं, तो ये रिएक्शंस याद रख सकते हो, क्योंकि यार कई बार आ जाती है कि भाई PCl5 डाला है, फिर उस कंपाउंड के अंदर कुछ और अपन ने किया, तो तुम्हें अगर याद ही नहीं है कि भाई इससे क्या हो रहा है तो क्या मतलब निकलेगा, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये एक आपको याद रखना रहेगा। फिर एक ऐसा भी होता है कि तुम इसके अंदर अगर PCl3 डालते हो, इनको बैलेंस तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मिल जाता है। फिर अपने पास एक और रहता है कि भाई अगर तुम इसके अंदर डालते हो SOCl2 तो तुम्हें मिल जाता है RCOCl। ठीक है, ये चीज अपनी एक हो गई। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। अमाइड कैसे बनता है, RCOH के अंदर कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, NH3 डालना है, तो एक अमोनियम सॉल्ट बनता है जिसको तुम हीट करोगे ना तो तुम्हारे पास अमाइड आ जाएगा। एनहाइड्रेट कैसे बनता है, एनहाइड्रेट बनाने की बात अपन पहले भी कर चुके हैं। ये अरे 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 ओए होए अरे अरे, तुम क्या करते हो, ये लेते हो, ये लेते हो, इसको हीट करते हो विद P4O10 जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन और ये OH ये पूरा वाटर उड़ जाता है और हमारे पास ये बचता है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे ना, स्ट्रक्चर ऐसी रखी हुई तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। फिर होता है तुम्हारा एस्टर बनाने का तरीका, वो होता है एस्टरिफिकेशन से, जो तुम काफी सालों से पढ़ते आ रहे हो। आई थिंक 9th-10th में तुम्हारे 10th क्लास में आई थिंक ये है NCERT में। और अपन यहाँ पे रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले रहे हैं ताकि अपन ट्रैक कर पाएंगे भाई कौन सी ऑक्सीजन किधर जा रही है। तो इसका रिएक्शन जब होता है H+ हीटिंग में विथ डाइल्यूट एसिड, तो ये तुम्हारा दे देता है फ्रूटी स्मेल। याद है कि भूल गए, फ्रूटी स्मेल आती है, बहुत ही घटिया स्मेल आती है, लेकिन पता नहीं मैडम उसको फ्रूटी सेल बोलती थी, फ्रूटी स्मेल। मुझे तो बड़ी पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, याद कर सकते हो इनको। अब यहाँ पे इसको एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म है तो मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये H के साथ रिएक्ट करेगा, H+ के साथ, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगी, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक रहेगा, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ इस तरह की। भाई मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रही है तो इतना मत घबराना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन याद होनी चाहिए। रिएक्शन याद है तुम ऑर्गेनिक के ज्यादातर क्वेश्चन 70-80% एडवांस के भी करके आ जाओगे। रिएक्शन याद नहीं है, टाइम पास कर रहे हो तो तुम फिर नहीं कर पाओगे चीजें याद, है ना। और ये वाली स्टेप RDS होती है, जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये RDS स्टेप है। यहाँ पे क्या होता है, R-O18H जो है वो तुम्हारा अटैक करता है और बना देता है कुछ इस तरह की स्पीशीज। यहाँ पे बनाऊंगा मैं RCOH OH O+, यहाँ पे R', यहाँ पे H, और ये 18 वाली है, और ये यहाँ पे आएगा और तुम्हारे पास H2 रिलीज हो जाएगा और बनेगा ये तुम्हारा एस्टर, प्रिय एस्टर। ठीक है, आई नो थोड़ी सी मेसी सी है ये, बट याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे इतना मैं रिकमेंड करूंगा नहीं कि जरूरी नहीं है, बट ठीक है, सिंपल सी मैकेनिज्म है तो याद कर लो, कुछ जान ही रहा है तुम्हारा। SN2TH यहाँ पे अपनी मैकेनिज्म रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है इस पे, एक्सपेरिमेंटली डन है, और मैकेनिज्म से भी तुम देख ही सकते हो वैसे। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, दोनों का ऑर्डर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 है, टोटल ऑर्डर यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे कि R का साइज अगर इंक्रीज होगा ना तो रेट कम होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस यार एक फैक्टर हमेशा आता ही, आप याद कर सकते हो। R-OH जो है ना, इसके अंदर R की साइज अगर बढ़ेगी ना, R' की साइज, तो रेट कम होगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहां पे ठीक है, उसके अंदर भी तुम ऐसा फैक्टर कंसिडर वापस से कर सकते हो। फिर अगर अपन देखें जैसे कि तुम्हारे पास जैसे 3 अल्कोहल्स हैं, एक में यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, एक के अंदर कुछ भी नहीं है,
एक के अंदर तुम्हारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ROH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज हो, ठीक है। तो चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का वो क्या करेगा? और कम कर देगा चार्ज को O- पे, है ना। तो अपन देखेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? बेसिक एकदम लॉजिकल बात हो रही है, कुछ अगड़म बगड़म बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। तो दिमाग चलाओ अपना। अब यहाँ पे एक आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक। हाइड्रोलिसिस दो तरह का होता है, एक तो एसिडिक मीडियम में, एक बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस करते हो ना, तो वो बना देता है तुम्हारा COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा कि तुम्हारा जैसे RCOG जैसे है, इसके अंदर तुम डालोगे या तो H2O या H+, मतलब दोनों, या फिर H2O एंड OH-, तो RCOH बन जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे GH बन जाएगा। अब ये G हो सकता है, अगर तुम्हारा OR है तो ROH बन जाएगा, मतलब एस्टर में ROH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। एनहाइड्राइड है तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एसिड क्लोराइड है तो HCl बन जाएगा, फॉर एग्जांपल एसिल क्लोराइड अगर है, क्लोरीन वाला। और अगर अमाइड है तो क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अमाइड और एस्टर का हाइड्रोलिसिस न्यूट्रल मीडियम में नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज अपन देखेंगे, SN2TH ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। SN2TH ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, इसको अपन देखेंगे यहां पे आज। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा जैसे RCOCl जो है, इसके अंदर तुम अगर NH3 डालते हो तो ये तुम्हारा बना देता है अमाइड। ये दिमाग में रखना, ठीक है। इधर से उधर कन्वर्जन वगैरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। RCOOR- एस्टर तुम्हारे पास है, इसमें तुम अगर डालोगे NaNH2 तो ये वापस से अमाइड बना देगा। साथ में प्रोडक्ट भी बनेंगे RONA वगैरह, और यहाँ पे NH4Cl बन जाएगा ऊपर वाले में। अमाइड है तुम्हारे पास जिंदगी में, तुमने इसके अंदर डाला NaCl, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर तुम्हारे पास RCOOCOR- है, मतलब R है, उसको तुम ROH के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारी दोनों एसिड बन जाएगी और रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसे देखना है, होगी नहीं होगी, तुम्हें देखना है एसिड स्ट्रेंथ से, कि तुम्हारा जो बनने वाला एसिड है वो कैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट पर इसके अंदर जैसे क्यों रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि पहले तुम्हारे पास एक रिलेटिवली वीकर एसिड है, ठीक है ना, और तुम बाद में HCl बना रहे हो, तो भाई वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता है यूजुअली, है ना। मतलब इस तरह के रिएक्शन नेचर नहीं चाहेगा ना कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्गर या मोर रिएक्टिव स्पीशीज बने, तो इसलिए रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो तुम्हारा रिएक्शन शो करता है कभी भी, ठीक है ना। जैसे अपने देखा था ना उसके केस में H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो एसिड होंगे वो रिएक्शन शो करेंगे, उस तरह की तुम बात यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये अपनी एक बात हो गई। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, तो इसी के साथ अपना ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म नंबर 1 खत्म हो जाता है। अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपने इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जाना, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जाना, बेसिस के बारे में जाना। अपन ने देखा इलेक्ट्रोफाइल की बेटरनेस या कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल उसकी कैसे अपन मेजर कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेजर करना सीखा, बेसिसिटी को मेजर करना सीखा। फिर अपन ने देखा एसिड बेस्ड रिएक्शंस को। फिर अपन ने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर होती है, SN2TH वगैरह अपन ने देखी अच्छे से रिएक्शंस, है ना। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस फर्स्ट वाली कंप्लीट होती है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जैसे रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, RMGX वगैरह है जो मैंने मिस की इसके अंदर, वो अपन को सेपरेट वीडियोस में मिल जाएगी, ठीक है। तो RMGX, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इन पे बेस्ड कुछ और मैकेनिज्म्स, इससे रिलेटेड कुछ और रिएक्शंस रहती हैं जो आपको इनके लिए सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट।
ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।